हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीटेट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है सीटेट मैथ्स पेडागोजी। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने वन शॉट में मैथ्स पेडागोजी करवाई थी। ठीक है, उसके थ्योरीज करवाई हुई है। आज हम इससे जुड़े हुए एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ इस तरह से मैथ्स पेडागोजी को कवर की थी। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से मैथ्स पेडागोजी को कवर किया गया है इस वीडियो में। 10 मिनट की वीडियो है। ठीक है, तो चलिए हम इससे जुड़े एमसीक्यूज़ कवर करते हैं। A child writes 14 into 3 is equal to 412. What does this error show? ठीक है, एक बच्चा लिखता है 14 इंटू 3, तो ये क्या दर्शाता है? केयरलेस मिस्टेक, लेक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, प्रॉब्लम इन मल्टीप्लिकेशन टेबल एंड रॉन्ग एडिशन। तो इसका सीधा सा आंसर क्या है? बी। ठीक है, उसको प्लेस वैल्यू के बारे में नहीं पता। सेकेंड क्वेश्चन, बेस्ट मेथड टू टीच फ्रैक्शंस इन प्राइमरी क्लासेस इज़। तो फ्रैक्शंस पढ़ाने का सबसे ज़्यादा इजी मेथड क्या है, यानी कि बेस्ट मेथड क्या है बच्चों को पढ़ाने का? यूजिंग पेपर फोल्डिंग एंड रियल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एक रियल ऑब्जेक्ट जैसे कि केक, रोटी, इन सबको कट करके डिवाइड करके आप उनको बच्चों को बताएं। ठीक है, कि भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शंस क्या होते हैं। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गणित शिक्षण कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? रटने पर आधारित, गतिविधि आधारित व बाल केंद्रित, परीक्षा केंद्रित, केवल ड्रिल। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि केवल वाले, रटने वाले, इन सब क्वेश्चंस को आप एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, तो मैथ्स को क्या आप एग्ज़ाम तक लिमिटेड रखोगे? नहीं। इसका सही आंसर है चाइल्ड सेंटर। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट होगा वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए और एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, हमारा राइट आंसर है बी। गणित पैटर्न का विज्ञान है, ये किसने कहा? तो ये किसने कहा है? पॉलिया ने। ठीक है, इसका राइट आंसर है पॉलिया। जो पॉलिया है ना, उनकी समस्या समाधान की एक अलग से थ्योरी है। ठीक है, जिसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, बट सीटेट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस इतना याद रख लो। ठीक है, उन्होंने समस्या समाधान की थ्योरी दी हुई है मैथ्स में। ज्योमेट्री सिखाने के लिए सर्वश्रेष्ठ सामग्री क्या है? ठीक है, फॉर टीचिंग ज्योमेट्री द मोस्ट इफेक्टिव मटेरियल इज। ज्योमेट्री सिखाने का मोस्ट इफेक्टिव मटेरियल क्या है? जियोबोर्ड एंड शेप्स। ठीक है, शेप्स यानी रियल लाइफ बेस्ड शेप्स, जैसे कि आपने बच्चे की ज्योमेट्री बुक, इन सबको उठाकर ज्योमेट्री वगैरह उनको पढ़ाइए। ठीक है, और ब्लैक बोर्ड पे सिर्फ बना देने से शेप क्या आप उनको ज्योमेट्री सिखा पाओगे? नहीं। टेक्स्ट बुक में अगर पिक्चर ड्रॉ करवा दोगे तो क्या करवा पाओगे? क्वेश्चन बैंक? नहीं। ठीक है, ये इसका आंसर राइट नहीं होगा। इसका आंसर है जियोबोर्ड एंड शेप्स। ठीक है, इस तरीके से आप ना क्वेश्चंस एलिमिनेट करके ना बहुत ईजिली तरीके से आराम से 90 या 100 मार्क्स को ना स्कोर कर सकते हो सीटेट में। डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं? ठीक है, सीखने की कमी खोजने के लिए, कि बच्चा कहाँ पे वीक है या फिर उसमें कहाँ पे कमी है सीखने में। ठीक है, इस तरह के जो टेस्ट होते हैं वो बच्चों में जो उनकी कमी है लर्निंग बेस्ड, वो कमी खोजने के लिए। ठीक है, अ टीचर वांट टू डेवलप रीजनिंग स्किल, शी शुड यूज़। एक टीचर बच्चे में रीजनिंग स्किल डेवलप करना चाहती है, तो वो क्या यूज़ करेगी? ठीक है, तो टीचर यूज़ करेगी ओपन एंड क्वेश्चंस। ठीक है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ओनली एमसीक्यूज, डायरेक्ट फार्मूला। ठीक है, ये सब इसके आंसर नहीं है। ओपन एंड क्वेश्चंस, बच्चे से जब आप ओपन एंड क्वेश्चंस पूछोगे ना, तब बच्चे की रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, यानी प्रैक्टिस से ही बच्चे की रीजनिंग डेवलपमेंट होगी। कॉन्क्रीट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट पद्धति किसने दी? तो ये पद्धति दी है ब्रूनर ने। ठीक है, बच्चा साधारण सवाल कर लेता है पर नई परिस्थिति में लागू नहीं कर पाता, यह संकेत है। एक बच्चा जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वो कर लेता है, बट उनको न्यू सिचुएशन में ढाल नहीं पाता। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाता। तो क्या है? लेक ऑफ प्रैक्टिस, रोट लर्निंग, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, या गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो क्या उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा है? नहीं। जब वो सॉल्व नहीं कर पा रहा तो अच्छा नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, उसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है? नहीं है। ठीक है, रोट लर्निंग, उसने याद किया हुआ है। लेक ऑफ प्रैक्टिस, उसमें लेक ऑफ प्रैक्टिस है? नहीं। अब देखो क्या है, अगर बच्चा सिंपल क्वेश्चंस कर लेता है और नई सिचुएशन में उसको नहीं कर पा रहा है, तो क्या है, इसके दो तरीके निकल सकते हैं, अभ्यास की कमी या फिर रोट लर्निंग। ठीक है, या तो उसने रट्टा लगा लिया कि इस तरीके से क्वेश्चन कैसे करना है,
या फिर उसमें प्रैक्टिस की कमी है, ठीक है। तो इसका मुझे थोड़ा डाउट है इसमें क्या होगा, बट मेरे हिसाब से लैक ऑफ प्रैक्टिस होगी, ठीक है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। ओके। इन मैथ्स क्लास ग्रुप एक्टिविटी हेल्प्स टू डेवलप। मैथ्स क्लास में ग्रुप एक्टिविटी कैसे हेल्प करेगी, ठीक है, कोलैबोरेशन एंड रीजनिंग। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो हर सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि जैसे एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम से क्या सीखेगा बच्चा। स्कैप फोल्डिंग इन मैथ्स मीन्स, स्कैप फोल्डिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी मदद कर देना, ठीक है, हमने पहले पढ़ा हुआ था स्कैप फोल्डिंग, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताइए स्कैप फोल्डिंग कौन सी किसकी थ्योरी है, किसकी थ्योरी में आता है स्कैप फोल्डिंग वर्ड। बच्चा कहता है कि 2.5 ग्रेटर देन 2.25 क्योंकि 5 25 से बड़ा है। यह त्रुटि किस में है, तो ये त्रुटि किस में है, दशमलव स्थान मूल्य, ठीक है, यानी कि उसे दशमलव का पॉइंट नहीं पता, मतलब वो 5 और 25 में कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है, उसको लग रहा है कि 5 बड़ा है, 25 नहीं, उसे लग रहा है कि 25 है ना, तो ये नंबर बड़ा है और 5 है तो छोटा है, तो ठीक है, वो इस चीज़ में क्लियरिटी नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या क्या नंबर बड़ा लग रहा है, उसको 25 बड़ा लग रहा है, बल्कि बड़ा नंबर कौन सा है, 2.5। ओके। गणना का अनुमान एस्टिमेशन क्यों ज़रूरी है, अब क्लास मैथ्स की क्लास में एस्टिमेशन क्यों ज़रूरी है, इट इन्हेंस मेंटल मैथ्स, ओके, इट इन्हेंस मेंटल मैथ्स। समस्या समाधान की सबसे अच्छी रणनीति क्या है, विच स्ट्रैटेजी इज़ बेस्ड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या है, उत्तर याद करना, क्या ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, नहीं, नकल करना, नहीं, एक बार पढ़ना, नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, वल्या के 4 स्टेप्स। शून्य की अवधारणा कैसे सिखानी चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो शुड बी टॉट थ्रू, अब शून्य को यानी जीरो को कैसे सीखेगा बच्चा, स्टोरी ऑफ एम्प्टी सेट की हेल्प से, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन को शुरू कराने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, क्या है, बार बार जोड़ने के रूप में, बी। एरर एनालिसिस से शिक्षक को क्या पता चलता है, एरर एनालिसिस हेल्प्स टीचर्स टू, अब जो एरर एनालिसिस है वो उससे टीचर को क्या हेल्प मिलती है कि बच्चों ने कहाँ पे गलती की है या फिर वो कौन से कॉन्सेप्ट को गलत सीख रहा है, ठीक है, मिसकंसेप्शन क्या है उसके, तो एक टीचर को ये सब जानने में मदद मिलती है। निम्न में से कौन सा कंस्ट्रक्टिव्ज्म तरीका नहीं है, कौन सा नहीं है, रटना, क्या रटने से बच्चा कंस्ट्रक्टिव्ज्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया रटना। समूह कार्य करेगा तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेगा दोस्तों से, प्रोजेक्ट से भी सीखेगा, चर्चा डिस्कशन करेगा तो भी सीखेगा, ठीक है, बट रटना, रोट मेमोरीज, ये कंस्ट्रक्टिज्म का तरीका नहीं है, ठीक है, इसमें बच्चे की लर्निंग आगे नहीं बढ़ती है। कक्षा 2 के बच्चों को आकृतियाँ सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उनको आकृतियाँ सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, वास्तविक वस्तुओं से सिखाना, रियल ऑब्जेक्ट, जैसे उनकी ज्योमेट्री बुक्स बैग, ठीक है, उनके पास हाथों में कड़ा वगैरह कुछ जरूर होता है बच्चों के हाथ में, ठीक है, इस तरीके से आप उनको सिखा सकते हो, शार्पनर, इरेजर, पेंसिल। वाइगोस्की के जेपीडी के अनुसार सीखना कैसे होता है, अब वाइगोस्की के जेपीडी के अनुसार सीखना कैसे होता है आप बताओ मुझे, ठीक है, तो कैसा होता है, सहारा और मार्गदर्शन, ठीक है, यानी कि थोड़ी सी हेल्प कर देना बच्चे की, ये किसकी थ्योरी है, वाइगोस्की की, ठीक है। कक्षा में छात्र बड़ी संख्या यानी लार्ज नंबर सीखते समय शून्य गलत जगह लिखते हैं, शिक्षक को क्या करना चाहिए, अब जब बच्चा 0 को गलत जगह लिख रहा है, जैसे कि आपने बोला 107, अब बच्चा 107 को लिख रहा है 100 ओनली 17, ठीक है, उसने ऐसा लिखा, आपने कहा 170 लिखो, उसने लिख दिया 107, ठीक है, तो इस तरह के बच्चे इस तरीके के बच्चे गलती करते हैं, तो आप इसे कैसे दूर करोगे इस कमी को, तो बच्चों को आप एबेकस या फिर स्थान मूल्य चार्ट की अवधारणा से बच्चों को आप ये सारे जो उनके कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर कर सकते हो, यूज़ एबेकस एंड प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। शिक्षक बच्चों से पूछता है अगर 1/2 और 1/3 में कौन सा बड़ा है, बच्चे उलझ जाते हैं, सबसे अच्छा तरीका क्या है बच्चों को फ्रैक्शन सिखाने का,
फ्रैक्शन स्ट्रिप का यूज़ करें, रेखा चित्र का उपयोग करें। ठीक है, जैसे कि आपको बताना 1/2 कैसे होगा, तो आप क्या करोगे, ऐसे सर्कल लोगे और इसको ऐसे कर दोगे। ठीक है, तो ये हो गया 1/2। 1/4 सिखाना है तो ऐसे को 4 कर दो, फिर ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, इस तरीके से आप बच्चों को फ्रैक्शन सिखा सकते हो। जैसे कि एक केक लिया, केक को 6 बच्चों में बांटना है, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 पीस हो जाएंगे इसके। इस तरीके से आप बच्चों को रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से बच्चों को सिखा सकते हो जो उनकी पसंद की है। कक्षा में वास्तविक जीवन स्थिति से गणित जोड़ने का क्या लाभ है? अगर आप मैथ्स को रियल लाइफ से जोड़ोगे तो इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट है इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेस्ट। बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ता है। ठीक है, उसकी समझ और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज़ होने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बच्चों को रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी सुना कर मैथ्स पढ़ाई कीजिए। ठीक है, 14th क्वेश्चन, कक्षा में कुछ बच्चे भिन्न को कठिन मानते हैं, यानी उन्हें फ्रैक्शंस कैसा लगता है, मुश्किल लगता है, तो आप उनको कैसे सिखाओगे? भिन्न की परिभाषा रटवा कर। क्या बच्चों को डेफिनेशन लर्न कराओगे? नहीं, ये गलत है। कठिन प्रश्न सीधे करवाना। क्या आप उन्हें सीधे सीधे डिफिकल्ट क्वेश्चन करवा दोगे? नहीं। बच्चों को अपने आप समझना। क्या बच्चे अपने आप समझ जाएंगे? अपने आप समझते तो स्कूल क्यों आते? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? रोटी चॉकलेट पेपर फोल्डिंग से व्यवहारिक उदाहरण देना। ठीक है, शिक्षक ने बच्चों से पूछा, अगर 12 मीटर रस्सियाँ और 3 दोस्तों में बराबर बांटनी है तो हर किसी को कितना मिलेगा? बच्चा कहता है पता नहीं, कैसे बनेगा? शिक्षक क्या करेगा? अब जो टीचर है वो क्या बच्चों को डांटेगा? नहीं। धैर्यपूर्वक रस्सी पट्टी का मॉडल देगा, तुरंत उत्तर बता देगा या प्रश्न बदल देगा? तो इसका आंसर है बी। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरा क्वेश्चन था कि ZPD किसकी थ्योरी से बेस्ड है? ठीक है, तो इसका जवाब कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।